उसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम। उसके बाद आपको जो भाग दिख रहा है उसके अंदर आपको दिख रही है कुछ कोशिकाएं, उनको कहते हैं एपिथेलियम कोशिकाएं। क्या कहते हैं? एपिथेलियम कोशिकाएं। एपिथेलियम कोशिकाएं जिस भाग, जैसे इस प्रकार से जो भाग है, ठीक है, उसको कहते हैं निकाय। क्या कहते हैं? निकाय। तो अंडाशय को चारों ओर से घेरने वाला भाग कहलाता है क्या? निकाय। इंग्लिश में कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। तो निकाय या इनफंडिबुलम जो अंडाशय को धारण करके रखता है अपने ऊपर। अब अंडाशय के अंदर होते हैं अंडाणु। क्या रहते हैं? अंडाणु। तो सबसे पहला प्रमुख भाग कौन होता है? अंडाशय। कौन होता है? अंडाशय। अंडाशय कहते हैं ओवरीज, मतलब एक या एक से अधिक अंडाशय क्या कहलाते हैं? ओवरीज। एक अंडाशय क्या कहलाएगा? ओवरी। क्या कहलाएगा? ओवरी कितने होते थे? देखो, एक और एक कितने हो गए? दो। मतलब जोड़ी में कितने हो गए? एक जोड़ी। कितने हो गए? प्रत्येक अंडाशय का जो भार होता है, प्रत्येक का होता है 10 से 20 ग्राम। कितना होता है? 10 से 20 ग्राम। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि अंडाशय का भार कितना होता है, तो एक का कितना होता है? 10 तो दो का कितना हो गया? 20 से 40 ग्राम। फिर आगे देखें, इसके आकार की बात करें तो आकार मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई मतलब 1.5 गुणा 1 गुणा 0.5 इंच इसकी क्या होती है? आकार। इसमें अंडाणु जो है वो अंडाणु कोशिकाएं जो होती है वो इसका निर्माण करती है। किसका? अंडाणु का। यहाँ पर होता है मादा लिंगी हार्मोन। कौन होता है? तो अंडाशय के अंदर से कौन से हार्मोन का निर्माण होता है? तो यहाँ पर अंडाणु कोशिका निर्माण करती है मादा लिंगी हार्मोन का, उसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि मादा लिंगी हार्मोन कौन है? मादा लिंगी हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन। नर लिंगी हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। गाय भटकेगी उसके लिए कौन सा हार्मोन होता है? एंड्रिलिन। ठीक है। और दूध उतरने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्रोजेस्टेरोन, वो कहाँ से निकलता है? प्रसरण से। कहाँ से निकला था? कौन सा निकला था? सोच लो, वहीं से निकला था क्या? मध्यकाल में गाय आती है तो कौन बताता है? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा बताता है? ठीक है। और ये कौन सा है? ये कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? मादा जनन तंत्र। चलिए दूसरा भाग हम चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ आप देखेंगे अंडाशय के अंदर कौन रहता है? अंडाणु। कौन रहता है? भाई अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे तभी तो गेमेट बनेगा, मतलब भ्रूण का निर्माण होगा। अंडाणु जो है वो एफएसएच हार्मोन के कारण अंडाशय से बाहर निकलता है। तो अंडाशय से बाहर कौन निकलेगा? अंडाणु। और निकलने की प्रक्रिया कहलाती है अंडो उत्सर्ग। क्या कहलाती है? और ये पीएटी में 4-5 बार पूछा गया, अंडो उत्सर्ग के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है? तो एफएसएच क्या है? या एलएच क्या है? अब अगला भाग आप देखेंगे, यहाँ से नीचे चलेंगे तो नीचे वाला ये जो भाग है इसको कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। अंडाणु अंडवाहिनी में प्रवेश करेगा, अंडवाहिनी को ओविडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु वाहिनी। अंडवाहिनी की लंबाई है 20 से 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 20 से 25 सेंटीमीटर। इसका व्यास होता है 0.1 सेंटीमीटर। कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर अंडवाहिनी में अंडाणुओं को आगे बढ़ाने का काम, जैसे उधर अंडवाहिनी को आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा था? पक्षमल कोशिका है। यहाँ पर भी वही पाई जाती है, अंडाणुओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी। कौन करेगी? पक्षमल। अब ये बढ़ाने का काम भी करेगी और केज भी करेगी, मतलब पकड़ेगी भी। आगे चलें तो अगला जो भाग आता है उसको कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा। क्या कहलाता है? ये वाला भाग गर्भाशय ग्रीवा। और उसके ऊपर और अंडवाहिनी के बीच में जो भाग होता है उसको कहते हैं कुटकी या कलिश्का या एम्पुला। क्या कहते हैं? तो फूला हुआ भाग कुटकी, कलिश्का या क्या कहलाता है? एम्पुला। और एम्पुला में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? निषेचन की प्रक्रिया। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? कुटकी या कलिश्का में। समझ में बात क्या? अब चले नीचे, तो नीचे वाला भाग कहलाता है, फूला भाग क्या है? कुटकी या कलिश्का। ठीक है। नीचे वाला भाग कहलाता है गर्भाशय श्रृंग। क्या कहलाता है? गर्भाशय श्रृंग मतलब यूटेरस हॉर्न। क्या कहलाता है? यूटेरस। एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी। इसकी लंबाई होगी 30 से 40 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 30 से 40 सेंटीमीटर। आप देखेंगे गर्भाशय श्रृंग के ऊपर की तरफ दोनों जगह पर उभरी हुई रचना पाई जाती है और इस रचना कहते हैं कोटिलिडन। क्या कहते हैं? कोटिलिडन। कोटिलिडन से निकलता है दूध। क्या निकलता है? दूध। और इनसे दूध निकल करके क्या करता है? ये जो दूध है ये दूध करता है भ्रूण का पोषण। क्या करता है? भ्रूण का पोषण। कितने दिन तक करता है? तो 90 से 120 दिन तक। कितने दिन तक? 90 से 120 दिन। तो कोटिलिडन से क्या निकलेगा? दूध। उस दूध को हमने कहा यूटेराइन मिल्क। क्या कहा? यूटेराइन मिल्क।
वहां से निकलेगा तो ये भ्रूण को मिलेगा। भ्रूण का न्यूट्रिशन मतलब पोषण करेगा। पोषण करेगा किसका? भ्रूण का। तो भ्रूण का पोषण यूट्राइन मिल्क से कहाँ होता है? कोटिलिडन में। कितने दिन तक होता है? 90 से 120 दिन तक। और कोटिलिडन पाए जाते हैं गर्भाशय श्रृंग के ऊपरी हिस्से पर। समझ गए बात को? तो आगे चले 90 से 120 पाए जाते हैं और ये इतने दिन तक पोषण करेंगे। ठीक है, आगे चले अपन तो देखेंगे, सॉरी इतने दिन तक पोषण नहीं करेंगे, इतनी संख्या में होते हैं। ठीक है, इतनी संख्या में होते हैं। ठीक है, पोषण तो ये करेंगे जब तक वहाँ रहेगा। ठीक है, आगे चलें तो अगला जो भाग है वो कहलाता है गर्भाशय। क्या कहलाता है? गर्भाशय। और गर्भाशय को कहते हैं यूटेरस। क्या कहते हैं? यूटेरस। गर्भाशय का व्यास होता है 4 इंच। कितना होता है? 4 इंच। व्यास 4 इंच मतलब उसकी मोटाई कितनी होती है? 4 इंच। और उसकी लंबाई होती है 1 से 2 इंच। कितनी होती है? 1 से 2 इंच। नीचे चलेंगे तो उसमें आपको एक नजर चीज आएगी कि यहाँ पर गर्भाशय के अंदर होता है भ्रूण। क्या होता है? और भ्रूण से लटकी हुई रचना जिसको हमारे यहाँ कहते हैं नाल तंत्र। नाल जो लगे ना, नाड़ा बोलते हैं जो लोग, है ना, तो वो नाला, गांव में नाला ही बोलते हैं ना, नाड़ो नाड़ा यही बोलते हैं। तो वो जो जुड़ा होता है वो कहलाता है आफरा या जेर। क्या कहलाता है? इसी कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहलाता है? प्लेसेंटा। और उससे जुड़ा हुआ जो ये रचना आपको दिख रही है इसको कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं? भ्रूण या एम्ब्रियो। क्या कहलाता है? अच्छा, नीचे चलेंगे तो ये गर्भाशय ग्रीवा। क्या है? गर्भाशय ग्रीवा को कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं? सर्विक्स मतलब क्या होगा? सर्विक्स की लंबाई है 4 इंच। कितनी है? 4 इंच। व्यास है मात्र 1 इंच। कितना है? और आपको बता दें गर्भाधान। क्या है? गर्भाधान। अगला जो हमारा चैप्टर है प्रजनन, उसमें आप देखेंगे पशु प्रजनन में गर्भाधान 2 प्रकार का होते हैं, कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक गर्भाधान की क्रिया जो होती है वो होती है एम्पुला में। कहाँ होती है? एम्पुला में। कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया जो होती है वो होती है गर्भाशय ग्रीवा में। कहाँ होती है? गर्भाशय ग्रीवा। तो कृत्रिम प्रजनन करेंगे या कृत्रिम गर्भाधान करेंगे तो वीर्य को कहाँ छोड़ना पड़ेगा? गर्भाशय ग्रीवा में। तो इसका प्रश्न ये हुआ कि कृत्रिम गर्भाधान कहाँ होता है? गर्भाशय ग्रीवा में। ये पीएटी में पूछा गया प्रश्न है। जबकि प्राकृतिक गर्भाधान की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? एम्पुला में। आगे चलेंगे तो अगला वाला भाग कहलाता है आपका सेस्मिक डार्ट। क्या कहलाता है? ठीक है, सेस्मिक डॉग मतलब म्यूकस प्लग। ये 2 ही टाइम पे खुलेगा, मध्यकाल के समय और प्रसव के समय। इससे पहले ये नहीं खुलता है। ठीक है, तो इससे पहले आप मध्यकाल के पहले कितना भी वीर्य डाल दो उसकी योनि में कुछ होने वाला नहीं है, गर्भाधान नहीं होगा। अगला भाग योनि है। ठीक है, लंबाई 25 से 35 सेंटीमीटर संभोग करने के लिए, और इसके अंदर जनन नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आखिरी वाला भाग कहलाता है भंगसेप, और भंगसेप के बाद आखिरी वाला भाग कहलाता है भंगशिश्न। क्या कहलाता है? ठीक है।